कि पैसा कितना खर्च हुआ। देखो हमें ट्रैवलर्स लोग ऊपर से यूट्यूबर और पुरानी गंदी आदत डली हुई खर्चा कम से कम करने की, तो हम लोगों ने तो बहुत कम खर्चे में किया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। हमारा बॉर्डर टू बॉर्डर सिर्फ 7,000 रुपीज़ खर्च हुआ था पर हेड, मतलब 7,000 प्लस 7,000 14,000, जिसके अंदर बाइक का पेट्रोल, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ था 15 डेज का। इतना सस्ता था भाई, आराम से आप घूम लोगे अगर आप रहने पे कम से कम खर्चा करते हो हमारे तरह। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यार मस्त हूँ। ओहो, पहला आदमी देखा होगा जो मतलब कैप वैप पहन के और मुंह हाथ धो के सोता है। ऐसा नहीं यार, वीडियो बनाने लगा तो मैंने सोचा यार बेड से वीडियो बनाते हैं। घर आ गए ना तो बेड से वीडियो बनाना चाहिए, सोते हुए उठाना तो इसलिए। ओहो, चाय वाय हमने पी ली है, लकी चाय दे गई थी। और मेरे साथ एक चाचा भी है जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे भी मिलाता हूँ आपको और घर में सबको मिलाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ना कम से कम 6 दिन से एक भी वीडियो नहीं बना। आज 7वां दिन है जब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। 6 दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरे पास पड़े थे पेंडिंग वीडियोस पहले के, और मैं लेके आया था 7 पेंडिंग वीडियोस। और 7 वीडियोस मेरे पता किस चीज के काम में आए? मैंने सोचा यार घर भर का सारा काम करेंगे इस 7 दिनों के अंदर, पर ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। ऊपर वाले ने बोला तू साल भर घूमा, मैंने तुझे कभी बीमार नहीं किया, पर अब तू घर आया है तो थोड़े दिन बीमार रह के घर के अंदर रह। तो 6 के 6 दिन में घर के अंदर ही था। छोटे मोटे काम किए, बाय फोन किए, लोगों को बुला बुला के, जैसे पीछे चचे बैठे हैं इन्हें बुलाया और इनसे काम करवा लिए थोड़े बहुत। बहुत क्लोज है ये मेरे, मतलब मैं बचपन से इनके साथ रहा हूँ। और ये यूपी के बिल्कुल भैया हैं, जैसे भैया होते हैं ना जो गांव में होते हैं खतरनाक वाले। मैं आपको कभी सुनवाऊंगा जब गांव जाऊंगा ना इनके साथ, इनके घर, तब मैं आपको सुनवाऊंगा। वहां पे लोगों की लैंग्वेज कुछ डिफरेंट होती है, कल्चर भी डिफरेंट होता है। वैसे तो यूपी के सारे ही लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर आप इनके गांव जाओगे ना तो आपको अलग ही प्यार मिलेगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपको खाने के लिए पूछेंगे, पल पल आपकी खबर लेते रहेंगे। आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है, कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे। बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है चीजें थोड़ी छोटी मोटी हो, लेकिन प्रेम में कभी कमी नहीं मिलेगी। वहां पे आपको देसी चीजें मिलेंगी। अगर पसंद आई तो आपके लिए तो जगह जन्नत हो जाएगी, मेरे जैसे के लिए। चलेंगे इनके गांव भी कभी आपको लेके, मिलाते हैं चचे से आपको। सो ये रहे मेरे चाचा। गुड मॉर्निंग। ये मेरे रियल चाचा नहीं है, पर रियल चाचाओं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मतलब मेरी लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मदद करने जरूर आते हैं। शक्ल से देख के थोड़े से रूड से लग रहे होंगे, पर ये रूड नहीं है, बहुत हंसमुख मजाज के हैं। अभी वीडियो में ऐसे दिख रहे हैं। सो भाई सो भाई सुबह एक और अनहोनी हो गई। उठते ही मैं गया भाई साहब साइड में, वहां पे ना मैंने मॉस्किटो कॉइल लगा रखा था। उसके ऊपर से मॉस्किटो कॉइल तो हटा दिया था और वो मैंने देखा नहीं, वो पता है पैर में घुस गया। स्टैंड, वो पैर में घुस गया। बड़ी जोर का दर्द दिया यार, और पैर में से ना पूरा खून हो गया था। अभी तो चचे ने पट्टी बांध दी है, और छोटी मोटे चोटें तो चलती रहती है। शेर पुत्र हूं मैं अपने पापा का, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं बाहर। सो भाई लक्की भी आ चुकी है बाहर। टोटो काली को भी बंद किया है क्योंकि मैं गेट खोलने वाला हूँ। चचे वैसे जा रहे हैं क्योंकि 6 दिन से यहाँ थे ना मेरे साथ, तो अब चाची बुला रही है इन्हें, तो इसलिए गांव जा रहे हैं मुझे छोड़ के। मैंने इनसे बोला था 1-2 दिन तो मेरे साथ रहो, पर इन्हें जल्दी हो रही है, चची की बहुत याद आ रही है। ऐसा ही तो कुछ है। पता है इनके बेटे का नाम क्या है? बताना अपने बेटे का नाम। मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी। गांव में उसे सब लोग मोदी बुलाते हैं क्योंकि वो हमेशा छोटा सा तो है, पर हमेशा बहुत ज्ञान वाली बातें करता है, इसलिए। चलो निकालो बाइक, इनको अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। वैसे आपको एक बात बताऊं, 6 दिन से मेरे साथ थे, अब ये जा रहे हैं ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, जाना जरूरी है। घर में भी कुछ काम है इन्हें, इसलिए जा रहे हैं। नहीं तो 6 दिन से मेरे साथ ही थे, दिन रात घर पे ही थे मेरे पास। टोटो भी मना कर रहा है जाने के लिए आपको। तो बाय बाय, कब मिलेंगे फिर? जल्दी। ब्रेक के बाद 2-4 दिन बाद आएंगे, जब मैं जा रहा हूँ ना घर से, तब मिलने आएंगे मुझे। सो भाई अंदर लौट के आ गए हैं। इस अंगूठे वजह से ऐसे चलना पड़ा, अंगूठा उठा के। और दादी यहाँ बैठी है। दादी कह रही मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दे, थोड़ी देर में करना पड़ेगा रिचार्ज।
मुझे अकाउंट में ऐसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, बाहर से आए हुए पैसे, मतलब यूएस से, तो उससे। क्या कह रहे हो? अपनी एक्टिंग करना मुझे समझा ना। मैं एक्टिंग थोड़ा ना कर रहे हैं। अपने ऊपर वादे रहे तो उस पर आया नहीं। भर दूंगा मैं, टेंशन ना लो, 2 मिनट दो, मैं भरता रिचार्ज कर 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो उसकी गए आख्या नहीं। तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ मैं क्या परवा देने वो हमेशा। अच्छा ये पहले महीना नहीं परवाया। अच्छा, कह रहे पापा भूल गए भरवाना, वैसे वो पापा भरवा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं रिचार्ज कर दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, अभी करता हूँ। इस नंबर पर इनकमिंग कॉल उपलब्ध नहीं है, रिचार्ज के बाद इसके फिर दादी पता नाराज क्यों हो रही है, बुआ की कॉल नहीं आ पा रही है, तभी नाराज हो रही है, तभी कह रही है रिचार्ज करा दे जल्दी। उनकी इनकमिंग कॉल भी तो बंद हो गई यार, और दादी को पता नहीं चलता है, अगर उन्हें पता चल जाए ना तो रिचार्ज करवा ले किसी ना किसी से, पापा से नहीं तो मुझसे बोल के। उनको पता ही नहीं चला रिचार्ज खत्म हो गया। चल कोई नहीं, मैं रिचार्ज कर देता हूँ फटाफट। तो पेटीएम से रिचार्ज करके बड़े माँ को फ़ोन दे दिया है, अब वो आराम से बुआ को फ़ोन कर लेंगी, या इनकमिंग भी चालू हो गई है, बुआ का जब मन करेगा या किसी का भी मन करेगा तो उन्हें कॉल्स आ जाएंगी, तो बातें कर लेंगी, टाइम पास हो जाएगा, अकेले घर बैठे बैठे बोर हो जाता है आदमी। सो भाई वैसे तो हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, फिर मैंने सोचा यार वीडियो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अपना काम है ना तो करना पड़ता है। पापा कहते थे कि जब बिजनेस करते हैं ना और आप उसके ओनर हो तो आपको जाना ही पड़ता है, या फिर आपको काम देखना ही पड़ता है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन नौकरी में क्या होता है, आपको छुट्टियाँ मिल जाती है, आप आराम कर लेते हो, चीज़ सेट हो जाती है। अगर आप बीमार पड़ गए तो मेडिकल लीव्स भी मिल जाती हैं, तो दिक्कत नहीं आती है भाई। पर यार अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप अकेले हो तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, नहीं तो घर बैठे बैठे काम को संभालना पड़ेगा, फ़ोन में बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, काम छोड़ के बैठे नहीं रह सकते। ये तो हो गई बिजनेस वाली बात। वैसे पता है यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब ना एक मशीन है, उसे नहीं पता आप बीमार पड़े हो या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, आपने एक पैटर्न बना दिया वीडियोस बनाने का, चाहे हफ्ते में एक बार डाल रहे हो, चाहे आप रेगुलर वीडियोस एवरीडे डाल रहे हो, चाहे महीने में एक बार डाल रहे हो, चाहे हफ्ते में 2 बार डाल रहे हो, या अल्टरनेट डे पे वीडियोस डाल रहे हो, तो ये सब पैटर्न्स हैं यूट्यूब के अंदर भी वीडियो डालने के। अपन है डेली व्लॉगर, तो वीडियो तो बनाना पड़ता है, घर में व्लॉग करना बहुत टफ पड़ता है, पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अपन घर में व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि चोट लगी हुई है और तबीयत बहुत ख़राब है, इस वक्त भी मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है, और रोज़ रात को ना बुखार हो जाता है, सुबह तक नॉर्मल हो जाता हूँ मैं, फिर शाम को फिर बुखार होता है। अगर मैं अभी बाहर निकला ना तो फिर बीमार पड़ूंगा, पक्की बात है, इसलिए मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन घर बैठे बैठे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सो आज वाले वीडियो में अपन ये बताएंगे आपको कि जो हमारी पूरी नेपाल की ट्रिप थी वो हमने कैसे कैसे कहाँ से करी और कितना कितना हमारा खर्चा आया। अगर आप जाना चाहो तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैसे कैसे जा सकते हो, रास्ते कैसे कैसे हैं, कहाँ के रास्तों से आप निकल सकते हो बिना किसी दिक्कत के, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस को देख के बहुत सारे लोग जाने का सोच रहे होंगे, तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ, ईजी कर देता हूँ कैसे कैसे जा सकते हो। सो सबसे पहली चीज़, जैसे हम बॉर्डर पे पहुँचते हैं तो बॉर्डर पे लोग बहुत सारे मिथ्स फैलाते हैं कि आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। कई लोग तो कहते हैं भाई सिर्फ वोटर कार्ड से ही जा सकते हो। भाई वोटर कार्ड से पहले जाते थे लोग, पहले आधार कार्ड की इतनी वैल्यू नहीं थी, पर आज की डेट में आधार कार्ड की वोटर आईडी के बराबर या उससे ज़्यादा ही वैल्यू है। तो अगर आप आधार कार्ड लेके जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किस किस आईडीज के थ्रू आप जा सकते हो वो भी बताता हूँ। जैसे आपके पास वैलिड आईडी हुई, अगर आप आर्मी पर्सन हो तो आर्मी आईडी हुई, इवन आप लाइसेंस के थ्रू भी जा सकते हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके थ्रू भी जा सकते हो, वो भी एक आईडी प्रूफ ही है। उसके अलावा पासपोर्ट तो सबसे मेन आईडी है ही हमारी, इंटरनेशनल आईडी होती है वो, उसके थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो, तो उसके थ्रू तो आप बॉर्डर क्रॉस कर ही सकते हो इजीली, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिला के लगभग आपकी सारी आईडीज के थ्रू आप जा सकते हो। मैंने तो वहाँ पर अपना आधार कार्ड दिखाया था, पर आधार कार्ड की फोटो ब्लर होने की वजह से फिर मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, और लाइसेंस भी थोड़ा बहुत ब्लर्ड था, तो अपना मैंने पैन कार्ड दिखाया। जब उन्होंने मेरे तीनों आईडी देखी तो उन्होंने मुझे बोला आप जा सकते हो। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आईडी बिल्कुल क्लियर विजिबल फोटो हो जो आपसे मैच कर रही हो, तो आराम से आप क्रॉस कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो एक नया प्रिंटेड आधार कार्ड लेके चले जाना, आराम से चले जाओगे बिना किसी दिक्कत के, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, कोई आपको टोकेगा भी नहीं। लगभग सभी के पास आधार कार्ड रहता ही है, तो पासपोर्ट की एज सच जरूरत नहीं है। कई लोगों के पास पासपोर्ट नहीं भी होता है, तो बिना पासपोर्ट के आधार कार्ड से भी आप आराम से जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और वोटर आईडी है तो वोटर आईडी से भी जा सकते हो। सो ये तो हो गई बॉर्डर पे वेरिफिकेशन की बात। ये जब कंप्लीट हो गई, जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, अगर आप पैदल हो तो आप नॉर्मली क्रॉस करते हुए चले जाओगे। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो लोग पूछते हैं हम बाइक कार कैसे लेके जा सकते हैं। उसका कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉर्डर क्रॉस करके अपनी बाइक कार ले जा सकते हो। उसके बाद आपको बॉर्डर के बाद एक ऑफिस मिलेगा जहाँ पे भंसार बनता है,
बाइक का और कार का। एक परमिट होता है जिसके थ्रू हम बाइक कार अपने इंडियन नंबर की नेपाल के अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो उसका चार्ज क्या होता है, मुझे बेसिकली कार का प्राइस तो नहीं पता, लेकिन समवेयर अराउंड 500 के आसपास होता है कार का प्राइस। लेकिन बाइक का प्राइस होता है 100 रुपीज़ पर डे इंडियन करेंसी। तो आप इंडियन करेंसी के हिसाब से 100 रुपीज़ दे के अपना जितना भंसार बनवाना चाहो बनवा सकते हो। कई लोग कहते हैं कि आप 7 दिन का भंसार बनवा सकते हो, कई लोग कहते हैं कि आप भंसार 7 दिन का बना सकते हो, कई लोग कहते हैं कि 10 दिन का बना सकते हो, और कई लोग ये भी कहते हैं कि 10 दिन से ज़्यादा का नहीं बना सकते हो। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, हमने बनवाया था भंसार 15 दिन का, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप 7 दिन का बना सकते हो या 10 दिन का बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उनसे बोलोगे ना हमें 15 दिन का बनाना है तो 15 दिन का ही बना देंगे। आप अगर एक्सटेंड करना चाहो, किसी कारणवश आपकी गाड़ी खराब हो गई और आप क्रॉस नहीं कर पाए बॉर्डर और टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया, तो हम भंसार को रिन्यू भी करा सकते हैं किसी भी शहर में, चाहे हम पोखरा में हुए, चाहे हम काठमांडू में हुए, या शायद कहीं और हुए। आपको बस चेक करना है कि भंसार ऑफिस कहाँ पर है, वहाँ पे जाके आप उसे रिन्यू करा सकते हो, उसकी डेट एक्सटेंड करा सकते हो, या फिर एक नया भंसार भी बनवा सकते हो आगे की डेट्स के लिए। तो फिर जब आप पूरे नेपाल घूम रहे होगे तो आपको भंसार के थ्रू कुछ भी चीज़ अपनी शो नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आपको बाइक रोकी जाएगी, सिर्फ भंसार चेक किया जाएगा कि आपकी डेट बची है कि नहीं बची है, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। इवन आपका लाइसेंस नहीं चेक किया जाता, ना वहाँ इंश्योरेंस चेक किया जाता है, ना ही आपका पोल्यूशन चेक किया जाता है बाइक का, आपको गाड़ी को ऐसे ही जाने दिया जाता है। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर। हाँ, पर करवा लेना भाई, हमारे इंडिया में तो ज़रूरत है बॉर्डर क्रॉस करने से पहले तो ये सब चीज़ों के कागज़ों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आपके एक और चीज़ वो मांग सकते हैं कभी कभार, वैसे तो कभी मुझसे मांगी नहीं, पर हाँ मांग सकते हैं, आपका लाइसेंस आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप भंसार बनवाते हो तो कई बार वो लाइसेंस मांग लेते हैं, तो इसलिए। बाकी आपके पास अपनी गाड़ी के कागज़ होने चाहिए जेन्युइन, जब आप भंसार बनवाओगे तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी भंसार बनवाने के लिए। तो ये हो गई गाड़ी से रिलेटेड बात। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार आपका खर्चा कितना आया, मुझे नहीं पता कार में खर्चा कितना आएगा, क्योंकि कार भी अलग अलग वेरी करेगी पेट्रोल के हिसाब से कितना खर्चा पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन 2 व्हीलर का मैं आपको खर्चा बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोग उसी से गए थे। तो हमने क्रॉस किया था सलोनी बॉर्डर से थोड़ा सा पहले लुम्बिनी से हमने एंटर किया था। फर्स्ट डे हम रहे थे जहाँ पे बहुत जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा था। और उसके बाद वहाँ से ट्रैवल करते गए हम पोखरा का अगर आप डायरेक्ट रास्ता भी खोलोगे मैप से तो पूरे रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि रोड बहुत सही है। पोखरा की तरफ आप जाओगे तो रास्ते के अंदर आपको बहुत सारी वादियाँ दिखेंगी, कहीं आपको बहुत सारे हैंगिंग ब्रिज भी दिखेंगे। आपको खूबसूरती देख के काफ़ी मज़ा आएगा, और हैंगिंग ब्रिज सच्ची में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। इसके बाद जब आप पोखरा पहुंच जाओगे तो पोखरा में बहुत सारी जगहें घूमने के लिए नीचे लिख के आ रहे होंगे, तो वहाँ जगहों पे आप जा सकते हो आराम से, काफ़ी मज़ा आएगा। पोखरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा नेपाल के अंदर। पोखरा की नेचर ब्यूटी बहुत तगड़ी है, वहाँ का लेक बहुत अच्छा है, वहाँ सफाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप लेक के अंदर भी घूमोगे ना, आपको कूड़ा कहीं पे भी नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, मतलब कोई भी एक गार्बेज का तिनका तक नहीं फेंकेगा लेक के अंदर। और पोखरा में आपको शाम की आरती भी देखने के मिलेगी, वो भी काफ़ी मज़ा आएगा। टाइम से चले जाना 6 बजे के आसपास, तो आरती पूरी अटेंड करोगे, शांति भी बहुत मिलेगी। इसके अलावा पोखरा के अंदर आपको खाना बहुत सस्ता मिलेगा, बहुत सारे कैफ़े होंगे, लेक व्यू के कैफ़े भी होंगे, और लेक की एक स्ट्रीट है वहाँ पे भी कैफ़े होंगे। लेक स्ट्रीट पे जो कैफ़ेज़ हैं वो बहुत टेस्टी है, हमने वहाँ खाना भी खा रखा है। एक रेस्टोरेंट के अंदर हमने वीडियोज़ के अंदर तारीफ भी करी, उस रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी हमने खाना खाया था, काफ़ी बढ़िया सा खाना था। मेरे जो कुछ दिन पहले वाले वीडियोज़ है आप सारे देख लो पोखरा वाले, आपको रेस्टोरेंट्स पता चल जाएंगे जहाँ खाने के लिए बढ़िया बढ़िया मिल जाएगा आपको इजीली। अगर आप पोखरा पहुँच गए तो पोखरा में आप होटल लोगे, और होटल काफ़ी सस्ते होते हैं पोखरा के अंदर, हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से या इंडियन होटल रेट्स के हिसाब से तो बहुत ही सस्ते हैं भाई। मतलब मैंने कभी इंडिया में 400 रुपये में बढ़िया सा रूम हिली एरिया में कभी नहीं लिया भाई। इवन कई बार धर्मशाला भी इससे महंगी पड़ती है हमें, तो 400 रुपये में बहुत बढ़िया वाला रूम हमें मिल गया था। होटल का नाम जानने के लिए आपको पीछे वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, तो जाके देख लेना भाई। और ज़रूरी नहीं है आप उसी होटल में स्टे करो, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, होटल सस्ते ही है लगभग वहाँ पर। और अगर आपको वेबसाइट पे होटल्स पसंद नहीं आ रहे तो आप एक और काम कर सकते हो भाई, वहाँ पर आप लेक के साइड में चलोगे ना तो लोग आपके पास अपने आप बात करने आ जाएंगे। जैसे ही आप पोखरा के लेक के साइड में चलोगे, कम से कम 10 से 5 लोग आपके पास आएंगे अपने होटल के बारे में बताने के लिए, रूम के प्राइस बताने के लिए, होटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सब बताएंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप जाके उनका होटल देख सकते हो, उसके बाद पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ही जब मैं और मेरा दोस्त घूम रहा था, हमें भी उस होटल वाले भैया ने अप्रोच किया था जब हम बाइक से घूम रहे थे, तो उन्होंने हमसे पहले पैसे मांगे थे नेपाली 1000 रुपीज़, जो कि हमने उनसे मना कर दिया और हमने उनसे बोला हम 600 नेपाली रुपीज़ देंगे, तो उन्होंने राज़ी हो गए।
तो हमें वो होटल बहुत सस्ता लगा और हमने वो होटल ले लिया था। आप बार्गेन करके और सस्ते भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है इससे सस्ता नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, वहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है और लगभग ज़्यादातर होटल खाली रहते हैं। कोविड के बाद नेपाल के अंदर अभी तक उस तरीके का टूरिज्म नहीं आया जो कोविड से पहले था, तो अभी काफ़ी होटल्स वहाँ पे खाली ही पड़े हुए हैं और उनके रेट्स बहुत सस्ते ही हुए हैं। तो आपको होटल की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घूमने में मज़ा बहुत आएगा, सस्ते में बहुत। इसके बाद जब आप सोचोगे कि मुझे काठमांडू जाना है, अगर आप काठमांडू जाना चाहते हो तो 2 रास्ते हैं, वहाँ से आपको बसेस भी मिल जाएंगी जाने के लिए, और अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो बाय रोड भी जा सकते हो। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर्स मतलब मिड वे तक आपको काफ़ी रोड ख़राब मिलेगी। रोड अभी कंस्ट्रक्शन में है, बनने वाली है, आने वाले 1 या 1.5 साल में बन जाएगी लगभग, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन काफ़ी पहाड़ी इलाका है, बारिशें होती है तो बनने में टफ पड़ता है। तो आप प्रेफर करना कि बस से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप बाइक चलाओगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए काठमांडू पहुँचना, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। लेकिन जो लोग वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं उन्हें आदत है, वो आराम से ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आपके लिए टफ हो सकता है वो ऑफ रोडिंग करना, अपने लिए इतना टफ नहीं पड़ा था, हमें आदत थी ऑफ रोडिंग करने की। पर हाँ, जब हम मनकामना मंदिर गए थे भाई, वो हमारा बहुत टफ था भाई। मनकामना मंदिर हम ऑफ रोड करते हुए ऊपर चले गए थे। अगर आपका ये मन करे मनकामना मंदिर जाने का तो आप मनकामना मंदिर के लिए केबल कार यूज करना। केबल कार के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, हमने सीधा गूगल पे सर्च मारा था मनकामना मंदिर और मनकामना मंदिर के लिए चले गए थे। तो हमें रास्ता सीधा उसका मनकामना मंदिर का दिखा दिया था उन्होंने, तो हम चले गए। अगर हमें पता होता केबल कार है तो केबल कार से जाते, नहीं तो वो रोड बहुत खराब थी। केबल कार की वजह से वो रोड सही भी नहीं हो रही है और सामान भी केबल कार से ऊपर चला जाता है, तो लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं आती है। ऊपर की रोड तो काफ़ी अच्छी है, पर नीचे की रोड बिल्कुल खत्म है भाई। नीचे से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है और पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, तो आप नहीं चढ़ा पाओगे। अगर आपने चढ़ाने की कोशिश करी तो गाड़ी खराब हो जाएगी, कार है तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, बाइक है तो बहुत मतलब अंजर बंजर तो निकल के अलग हो जाएंगे। तो ट्राई मत करना, केबल कार यूज़ करना। उसके बाद आप पोखरा पहुंच जाओगे। पोखरा के अंदर हमने तो वैसे गुरुद्वारे में स्टे किया था, होटल हमारे पास ऑप्शन था, सेम प्राइस में होटल भी मिल जाते हैं। 1000 रुपीज़ नेपाली में हमें गुरुद्वारे में रूम मिला था। रूम बहुत बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया था। गुरुद्वारे के अंदर आपको लंगर भी मिल जाएगा, पर सिर्फ सैटरडे को मिलता है, रेगुलरली नहीं होता है, तो आपको बाहर ही खाना पड़ेगा। गुरुद्वारे के बाहर 150 रुपीज़ की थाली है और सस्ता खाना मिल जाता है आसपास हर जगह पर। काठमांडू में खाना काफ़ी सस्ता है, मैं तो आपको पूरा कहता हूँ, पूरे नेपाल में खाना काफ़ी सस्ता है। हमारे इंडिया से काफ़ी सस्ता पड़ता है खाना। अगर आप उनकी लोकल चीज़ें खाते हो तो काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर आप कुछ भी मेड इन इंडिया खाते हो, जैसे आइसक्रीम खाओगे, तो यहाँ से काफ़ी महंगी पड़ेगी। जो चीज़ हमारे यहाँ 30 रुपये की आती है वो 70 रुपये की पड़ेगी। अगर जैसे आपने आइसक्रीम खाई, जैसे मैंने अमूल की आइसक्रीम खाई थी, तब मैंने कैलकुलेट करके देखा वो 70 की पड़ रही थी, जो हमारे यहाँ 30 की आ रही थी, तो 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था मैं उसमें। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होती नहीं है, चीज़ें यहीं से जाती हैं, इसलिए महंगी भी हो जाती हैं। काठमांडू में भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं, नीचे लिख के आ रही होंगी काठमांडू, आप आराम से वो सारी जगहें घूम सकते हो। पॉज करके देख लेना, एक एक जगह बताऊंगा तो वीडियो लंबा खींचेगा। और जब आप काठमांडू से निकलोगे, अगर आपने गलती से भी गूगल मैप यूज़ कर लिया और आपके पास व्हीकल है तो आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, इतने गंदे रास्ते लेके जाता है मैप। आपको पता क्या करना है, आपको हाईवे पे ज्वाइन करना है, पोखरा की तरफ जाना है पहले मैप में डाल के। जब आपको एक कट दिखेगा लेफ्ट में जाते हुए, जो हाईवे इंडिया की तरफ जा रहा होगा दिखेगा आपको बाकायदा, मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ। ये गलती लगभग सभी से होगी, क्योंकि हम नॉर्मली दूसरी कंट्री में जाके मैप यूज़ करेंगे, हमें रास्ते पता नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो मैप के अंदर 3 रास्ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सिग्निफिकेंट बना के। सो आपको दिख रहे होंगे मैप के अंदर 3 रास्ते हैं जाने के। जिस रास्ते पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, जो मैप शो करने वाला, वो दिखाता हूं सबसे पहले। सो ये फर्स्ट वाला रास्ता है जो आपको मैप शो करेगा, जिसपे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपको ये रास्ते की जगह पहले पोखरा वाले हाईवे को लेके फिर नीचे की तरफ बिहार वाले हाईवे के लिए, जो नेपाल को इंडियन स्टेट बिहार से कनेक्ट करता है ना, वो हाईवे सबसे बेस्ट है वापस जाने के लिए। तो आप जब ऐसे पकड़ोगे ना तो आराम से जल्दी भी पहुंच जाओगे, और मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे के अंदर आप इंडिया के अंदर एंटर कर चुके होगे बिहार के बॉर्डर की तरफ से। उसके बाद आपको इंडिया में दिक्कत नहीं आएगी। आप जब इंडिया एंटर कर जाओगे तो वहाँ हाईवे काफी बढ़िया बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां से थोड़ी सी दूरी के बाद आपको यूपी एंटर हो जाओगे और आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। यूपी के अंदर लगभग सारे ही हाईवे काफी मक्खन जैसे बने हुए हैं, आपकी गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया रास्ते वापस आने के। आपने एंटर किया यूपी से, सलोनी बॉर्डर के पास से एग्जिट किया बिहार में रक्सक के पास से। ये पूरा एक सर्कल मार दिया आपने नेपाल के अंदर, जिसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली। मज़ा काफ़ी आएगा आपको, सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाएंगी।
इस ट्रिप को हमने 15 दिन में कवर किया था, आप जल्दी भी कवर कर सकते हो इसको 10 दिन में, पर हमने टाइम पूरा लिया ताकि हम आपको मजे करा सकें। अगर आपके पास टाइम कम हो 10 दिन में भी पूरा आराम से कवर हो सकता है बिना किसी दिक्कत के, पर चीजें पूरी एक्सप्लोर जरूर करना, तभी मजा आएगा भाई। चीजें मिस कर दोगे तो मजा कम आएगा। तो भाई एक क्योरी और होगी आपके पास कि पैसा कितना खर्च हुआ। देखो हमें ट्रैवलर्स लोग ऊपर से यूट्यूबर और पुरानी गंदी आदत डली हुई खर्चा कम से कम करने की, तो हम लोगों ने तो बहुत कम खर्चे में किया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। हमारा बॉर्डर टू बॉर्डर सिर्फ 7,000 रुपीज़ खर्च हुआ था पर हेड, मतलब 7,000 प्लस 7,000 14,000, जिसके अंदर बाइक का पेट्रोल, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ था 15 डेज का। इतना सस्ता था भाई, आराम से आप घूम लोगे अगर आप रहने पे कम से कम खर्चा करते हो हमारे तरह। तो हम हमेशा होटल्स के अंदर नहीं रहे, हम काफ़ी जगहों पे टेंट लगा के भी रहे हैं। अगर आप टेंट लगा के रहना चाहो तो टेंट लगा के रह सकते हो। डिकैथलॉन का टेंट ले लेना, सबसे बढ़िया होता है और सस्ता भी आता है, 2500 का आता है। तो आराम से किसी भी डिकैथलॉन स्टोर से मिल जाएगा और बिना किसी दिक्कत के सालों साल चलता रहेगा भाई। बस खोना मत मेरी तरह, नहीं तो हर बार खरीदना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी नेपाल की ट्रिप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करना और मुझे बताना, और हैरान जरूर हुए होगे 7,000 में नेपाल की ट्रिप करके आयुषदीप, ये भी कमेंट करके बताना कैसा लगा ये जान के आपको 7,000 में ट्रिप करी है नेपाल की। मुझे नहीं लगता इतनी सस्ती किसी ने करी होगी। बड़ा मैं भी शौक हुआ था क्योंकि मैं जब ज़्यादातर ट्रैवल करता था इंटरनेशनल खर्चा बहुत आता था। इस बार मैं अपनी बाइक भी लेके गया था और उसके बाद मज़े भी पूरे किए हैं, तब भी खर्चा कम ही आया है। तब आके खाया मैंने, कंजूसी कुछ नहीं की है, ईमानदारी बता रहा हूँ भाई। बस रहने में कंजूसी करता हूँ मैं और किसी चीज़ में नहीं। सो भाई लक्की खाना लेकर आई थी, खाना खा लिया, प्लेट लेकर जा रही है। जा भाई, बाय बाय। किसको बोल रहे हैं? नहीं किसी को तो बोल रहा हूँ। अच्छा चल बाय। सिंह पढ़। लकी कह रही है सोई जा, तबीयत खराब है ना तो डॉक्टर ने भी बोला ज़्यादा सोना है। और लकी कह रही है सो जा, तबीयत खराब है ना तो डॉक्टर ने बोला आराम करना घर के अंदर, बाहर मत निकलना। तो घर ही बैठा हूँ, वैसे तो आराम से ही बैठा हुआ हूँ, बाहर नहीं निकल रहा हूँ। दवाइयाँ खाना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है मुझे, सबसे बेकार काम है जो मुझे भी करना पड़ रहा है, दवाई खाना। पर ये दवाई की वजह से ना मुझे आराम बहुत मिलता है, नहीं तो मेरे गले का हालत ख़राब हो गई है। खांसी आ रही है, बुखार है और कई बार कफ भी जम जाता है छाती के अंदर जो। और जब मैं खांसता हूँ तो पूरे चेस्ट में पेन होता है, जैसे मैं जैसे अभी खांसा ना हल्का सा, पूरे में दर्द दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनसे पूछा मुझे क्या हुआ है तो उन्होंने मुझे जानबूझ के बताया नहीं, क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना वो मेरे मास्टर लगते हैं। आगरा में उनका हॉस्पिटल है, पापा को बता दिया होगा, पापा को बोला हो बताना मत, तो ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। पापा से मैंने बोला मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे फ्लू हुआ है कोई, पर पापा ने मना कर दिया घर पे रहे। चलो कोई नहीं, दवाई ववाई खाता हूँ। सो भाई वीडियो को एंड कर देते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, काफ़ी सारा ज्ञान दे दिया तबीयत खराब में भी। और एक छोटी सी हेल्प और मांगूंगा आपसे, जिनके हम रुके थे ना, मतलब वापस आते समय नेपाल से बाराबंकी में, जो लखनऊ के बिल्कुल पास थे, जो फौजी अंकल थे ना, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। तो प्रे करना उनके लिए और वो बहुत जल्दी सही हो जाएं। तो आई होप आप उनके लिए प्रे करोगे। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। जल्दी से जल्दी मैं भी ठीक हो जाऊंगा और मैं भी नई ट्रिप के लिए निकलूंगा भाई। हमें भी तो जाना है नई ट्रिप पे, देवभूमि उत्तराखंड के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ दिखाने के लिए आपको, तो काफ़ी मज़ा आएगा आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, पर आपको अंकल के लिए ज़रूर प्रे करना है, ठीक है? टेंशन मत लेना, जल्दी सब कुछ सही होगा।